नमस्कार दोस्तों, मैं सुदेश शर्मा सुदेश बघाना क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। और जैसे कि हम सी टैट, एच टैट और जीके की तैयारी हर रोज़ करते हैं, उसी प्रकार आज हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, जिसका नाम है जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे समुदाय। इसमें से भी सी टैट और एच टैट में एक या दो क्वेश्चन पक्के आते हैं और आप कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठे, जिससे कि जो बातें इम्पोर्टेंट हो वो अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। और चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे जनजातियां। जनजातियां ना, देखो, उपमहाद्वीप में कई समाज ब्राह्मणों के सुझाए हुए नियमों के अनुसार नहीं रहते थे। यानी कि जो नियम ब्राह्मण सुझाते थे कि भाई तुम्हें यज्ञ करना चाहिए, धार्मिक कार्य करने चाहिए, वहां ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, इनसे ये स्वतंत्र थे। यानी कि इनके अपने ही सब कुछ नियम थे और ये किसी भी धार्मिक और सामाजिक कर्मकांड में कोई विश्वास नहीं रखते थे और ये असमान वर्गों में विभाजित थे। ठीक है, ऐसे लोगों को ही जनजातियां कहा जाता था। कैसे लोगों को? कि जो कि ब्राह्मणों द्वारा जो नियम सुझाए गए हैं उनको न मानने वाले तथा कर्मकांडों को न करने वाले। कर्मकांड क्या होते हैं? जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो ब्राह्मण क्या बोलते हैं कि 12 दिन तक क्या करो भाई, सब वहां पर बैठो, फिर उसकी जो कर्मकांड होते हैं, ब्राह्मण बिठाने होते हैं, मंत्र जाप होते हैं, ये सब करो। लेकिन ये जनजातियां ऐसे कोई भी कार्य नहीं करती थी और इन्हीं को जनजाति कहा जाता था। ठीक है, इनके अपने नियम होते थे और ये जीवन व्यतीत करने के लिए, यानी कि जीविकोपार्जन बोलते हैं जिसको, उसको करने के लिए ये क्या करते थे? खेती करते थे, यानी स्थानांतरित खेती करते थे और शिकार करते थे, पशु पालते थे, ये सब ये कार्य करते थे। और कुछ जनजातियां खानाबदोश भी थी, यानी कि खानाबदोश नाम की जनजातियां भी थी इनमें, जनजातियों में। और ये एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते थे। एक जगह से दूसरी जगह क्यों आते जाते रहते थे? जैसे भाई आज ये किसी स्थान पर है, वहां पर इन्होंने शिकार किया और वहां के पशु पक्षी सब खत्म हो गए, फिर शिकार के लिए, या फिर पशुओं का चारा समाप्त हो गया, या वहां पर जो पानी के स्रोत थे वो समाप्त हो गए, उनकी खोज में इन्हें फिर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। और ये खुद के नियम बनाते थे कि भाई हमें क्या, किन किन नियमों के अंदर रहना, ये समाज के नियमों को नहीं मानते थे। आपने देखा है ना, गडरिया, जो ये लुहार गडरिया होते हैं ना, गडरिया लुहार बोलते हैं जिनको, ये घर बना के नहीं रहते और इनके खुद के नियम होते हैं। ठीक है, इस प्रकार इन जनजातियों के खुद के ही नियम होते थे। अब हम जानेंगे कि जनजातीय लोग कौन थे। यानी कि हमने ये तो पता कर लिया कि जनजातीय लोग कैसे रहते थे, क्या उनका खाना पीना था, कैसे जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन हमें ये भी जानना बहुत आवश्यक है कि ये लोग कौन थे। देखो, इनका वैसे तो कोई लिखित इतिहास तो प्राप्त नहीं है, यानी कि इनका जैसे जो पीछे हमने इतिहास पढ़ा है वो सब लिखित है, लेकिन इनका कुछ लिखित इतिहास नहीं है। परंतु ये भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी कि भारत के लगभग हर क्षेत्र में कुछ कुछ संख्या में पाए जाते हैं। और कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़ा इलाका होता है इनका, यानी कि कहीं कहीं पर तो इनकी जो जातियां है ना, वो बड़े बड़े इलाकों में है और इनका उस इलाके पर नियंत्रण भी है। जैसे कि पंजाब में कौन सी जनजाति है? खोखर। ठीक है, पंजाब में खोखर है और ये 13वीं व 14वीं शताब्दी में प्रभावशाली थे खोखर। ये याद रखना, ये मिलान करने में आते हैं, जैसे कि आगे हम करेंगे। और पंजाब की खोखर है, आगे फिर उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, इन सब की पूछ के और उनके आगे इन जनजातियों को डाल दिया जाएगा और फिर आपको बोल दिया जाएगा कि इनका मिलान करो। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पंजाब में कौन सी जनजाति है?
खोखर, ये 13वीं से 14वीं शताब्दी के अंदर प्रभावशाली थे। और बाद में है ना यहाँ पर कौन से आ गए, गक्खर। खोखर के बाद यहाँ कौन से प्रभावशाली हो गए, गक्खर। खोखर पहले प्रभावशाली था, उसके बाद प्रभावशाली हो गए गक्खर। और जिनके मुखिया कमाल खान गक्खर को अकबर का मनसबदार बनाया था, यानी कि अकबर ने अपना मनसबदार बनाया था। देखो अकबर एक ऐसा शासक हुआ है जिसने कि हर जाति को अपने नेतृत्व में रखा है, इसलिए इसने जनजाति के जो कमाल खान गक्खर है ना उसको अपना मनसबदार बनाया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट कर लेना। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। मुल्तान और सिंध के मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगा और अर्दुन का प्रभुत्व क्षेत्र विस्तृत था, यानी कि उससे पहले, यानी मुल्तान और सिंध में जो मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले है ना कौन कौन से थे, लंगा और अर्दुन का प्रभुत्व, यानी लंगा और अर्दुन जो जनजाति थी उसका प्रभुत्व बहुत ही विस्तृत था, ठीक है। और उत्तर पश्चिम में बलोच जनजाति शक्तिशाली थी। कौन सी जनजाति, बलोच। उत्तर पश्चिम में बलोच। आप याद रखना, पंजाब में खोखर, उसके बाद गक्खर, और फिर उत्तर पश्चिम में कौन सी जनजाति थी, बलोच, ठीक है। और ये अलग मुखिया वाले कुलों में बटे हुए थे, ये बलोच है ना अलग मुखिया वाले कुलों में बटे हुए थे। कुल क्या होते हैं, यानी कि इनके जैसे हमारे समूह होते हैं ना ऐसे इनके कुल होते हैं, ठीक है। पश्चिम हिमालय में गडरिया, जिसका हमने पीछे जिक्र किया है ना, गडरिया, और इसको पहले क्या बोलते थे, गड्डी बोलते थे, ठीक है। पश्चिम हिमालय में कौन सी जनजाति है, गडरिया, और इसको पहले गड्डी बोलते थे। और उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्व भाग में नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा, ये बातें आप नोट करते चलिए कि उपमहाद्वीप के जो सुदूर उत्तर पूर्व का भाग है उसमें नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का प्रभुत्व था, ठीक है। ये बातें याद रखिए। पंजाब में खोखर, उसके बाद गटकर, फिर जो ये हिमाचल है इसमें गड्डी या गडरिया, ठीक है। और फिर जो उत्तर पूर्वी भाग है उसमें नागा, अहोम जैसी जातियों का प्रभुत्व था। ये देखो ये जनजातियां है ना, अब इनका प्रभुत्व कम हुआ है, लेकिन उस समय पर क्या होता था कि उस समय पर इनका बहुत प्रभुत्व था, और जो प्राकृतिक संपदा थी ना उन पर इनका अधिकार था, ठीक है। लेकिन जब अंग्रेजों ने वो वन कानून बनाया था ना उसके बाद इनका प्रभुत्व कम होता चला गया है, ठीक है। फिर है बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था, ठीक है। यानी कि बिहार और झारखंड में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। राजा मानसिंह ने 1591 में चेरों को परास्त किया। कब परास्त किया चेरों को, राजा मानसिंह ने 1591 में चेरों को परास्त कर दिया, लेकिन फिर भी चेर पूरी तरह अधीन नहीं हुए थे, ठीक है। फिर मुंडा और संथाल ने उड़ीसा और बंगाल में रहते थे। जो मुंडा और संथाल जनजाति है वो कहाँ पर रहती थी, मुंडा रहती थी उड़ीसा में और संथाल रहती थी बंगाल में। और चेर लोगों पर, इन जाति पर मुगलों का कब्जा था, यानी कि चेर लोगों पर और इस जनजाति पर मुगलों का क्या था, कब्जा था। किस जाति पर, मुंडा और संथाल पर, और चेर लोगों पर मुगलों का क्या था, कब्जा था। मुगल है ना बहुत ही महान शासक रहे हैं मुगल साम्राज्य में, ठीक है। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में कोल्ली बेरात जनजातियां रहती हैं। देखो कर्नाटक में और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में कौन कौन सी जनजाति रहती है, कोल्ली और बेरात, ठीक है। भील जनजाति पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई थी। भील कहाँ पर फैली हुई थी, पश्चिम और मध्य भारत में, यानी कि पश्चिम, आप जब मैप के सामने बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि पश्चिम का एरिया कौन सा है और मध्य भारत का एरिया कौन सा है, उससे आप समझ जाओगे कि उसमें भील नाम की जनजाति रहती थी, ठीक है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश,
इसमें गोंड लोग बड़ी तादाद में रहते थे। कौन रहते थे? गोंड। जो गोंड जनजाति थी वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में रहती थी। ठीक है। फिर आते हैं बंजारा लोग। एक बात आपने देखा है, जैसे कहीं भी हमें लगता है ना कि भाई ये थोड़ा अलग ढंग का है तो हम उसको सबको बोल देते हैं बंजारे, बंजारे टाइप में है वो। लेकिन इनकी जनजातियां जो हमने पीछे पढ़ी है और अब हम बंजारा पढ़ेंगे, ये अलग अलग होती है, लेकिन हमें देखने में ये सब बंजारे ही लगते हैं। ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण खानाबदोश व्यापारी थे। क्या थे ये? खानाबदोश जनजाति के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी थे। कौन? बंजारे। ठीक है। और इनका जो कारवां था ना वो टाडा कहलाता था। क्या कहलाता था? टाडा। ठीक है। और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों से अनाज ढुलाई करवाते थे। कौन करवाता था भाई? सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। इन्हीं से अनाज की ढुलाई करवाते थे। ये बहुत ही यानी कि महत्वपूर्ण व्यापारी रहे हैं और ये बैलों से अपने कार्य करते थे। ठीक है। मुगल सैन्य अभियानों के दौरान 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। उस समय पर अनुमान लगाया जाता है कि जब मुगल सैन्य अभियान चले थे उस समय पर 1 लाख बैल यानी कि 1 लाख बैल उस राज्य में अनाज ढोते होंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया है। और टाडा में कई परिवार होते थे। आपने देखा है ना, जैसे ये गडरिये लोग हैं, ये क्या करते हैं, कभी एक अकेले चलते हैं, ये 4-5 जो गाड़े होते हैं उनको लेकर चलते हैं और फिर कहीं एक जगह पर ये रुक जाते हैं। ऐसा ही ये करते थे। यानी कि इनके टाडा में बहुत सारे परिवार होते थे। और ये जो इनका एक टाडा है उसमें 600 से 700 लोग भी होते थे। यानी कि लोगों की संख्या कितनी हो सकती थी? 600 से 700 तक की संख्या इनके टाडा में हो सकती थी। और ये है ना, एक दिन में 6 और 7 मील से अधिक दूरी तय नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे भाई? देखो, इनके पास गाड़ी तो थी नहीं। ठीक है। क्या थी? बैलगाड़ी थी इनके पास। ऐसा तो था नहीं भाई कि तेल डाला और चल दिए। तो ये बैलों को भी है ना बहुत ही अच्छे से रखते थे और बहुत ही संभाल कर रखते थे। ठीक है। ये उनकी संपत्ति होती थी, बैल और गाड़ी। उसी के दम पे ये अपनी आजीविका चलाते थे। यदि ये एक दिन में 10, 12, 15 मील चल देंगे तो इनके बैल थक जाएंगे। इसलिए ये है ना 6 या 7 मील से ज्यादा दूरी तय नहीं करते थे एक दिन में। ठीक है। फिर एक है गैर बराबरी वाली परंपरा। वो उसको क्या कहा गया? सनातनी हिंदू। ठीक है। गैर बराबरी वाली परंपरा को क्या कहा गया? सनातनी हिंदू कहा गया। फिर हम करेंगे गोंड। ये ना गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। कहां पर रहते थे? गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। ये स्थानांतरी कृषि करते थे और गोंड जनजाति कुलों में बटी हुई थी। ठीक है। जो बंजारा थी वो किस में बटी हुई थी? टाडा में। और जो गोंड है ये बटी हुई थी कुलों में। ठीक है। और प्रत्येक कुल का अपना राजा होता था। अकबरनामा में इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है। गोंड राज्य में है ना 70,000 गांव थे। कितने? देख लो, बहुत ही विशाल राज्य रहा है गोंड। इसमें 70,000 गांव थे और राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो केंद्रीकृत थी। ठीक है। केंद्रीकृत यानी कि केंद्र में थी, केंद्र के हाथ में थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। राज्य कहाँ पर विभाजित, किसमें विभाजित थे? गढ़ों में। ठीक है। और हर गढ़ में किसी खास गोंड कुल का नियंत्रण था। यानी कि हर गढ़ पर किसका नियंत्रण था? किसी खास गोंड कुल का। कुल क्या होता? परिवार। यानी कि जैसे एक मुखिया परिवार होता ना, उसी प्रकार किसी एक गोंड कुल का नियंत्रण था। और फिर ये 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित थे। यानी कि फिर क्या थे? 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित थे। और 84 का फिर जो उप विभाजन था वो बरहोतों में था। बरहोतो क्या होता? 12-12 का। ठीक है। यानी कि 84 के बाद फिर इनका विभाजन किस में था? बरहोतों में। और जिसमें कि 12-12 गांव मिलाए जाते थे। ठीक है। गढ़कटगा के राजा अमनदास गोंड ने संग्राम शाह की उपाधि धारण कर ली थी। जो इनका राजा कौन था? अमनदास। उसने क्या किया? संग्राम शाह की उपाधि धारण कर ली थी।
और उसका पुत्र कौन था भाई? दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। जो इनका पुत्र था ना, अमनदास का पुत्र कौन था? दलपत। और इसने राजा सालवान की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। और फिर है ना, दलपत की मृत्यु कम उम्र में हो गई थी। और फिर इनका एक पुत्र हुआ था, यानी कि एक पुत्र था इनका जिसका नाम था वीर नारायण। और 5 वर्ष का था ना, तभी इसके पिता की मृत्यु हो गई थी, दलपत नारायण की। और फिर इसके राज्य पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। और किसने किया? यानी कि 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल शासकों ने गढ़कटका पर हमला कर दिया। और रानी दुर्गावती है ना, जो इसकी दलपत नारायण की जो माँ है ना, उसने क्या किया? इसका डटकर सामना किया, परंतु वो हार गई। और हारने के बाद उसने क्या डिसाइड किया कि उसको अपना आत्म समर्पण करने की बजाय उसने क्या समझा? मर जाना अच्छा समझा। और उसी में फिर क्या हुआ? ये दलपत नारायण भी मारा गया लड़ते हुए, ठीक है। और गढ़ लोग हाथियों का व्यापार करते थे। जब मुगलों ने गोंडों को लूटा तो बेशकीमती सिक्के और हाथी हथिया लिए। यानी कि क्या क्या ले लिया? बेशकीमती सिक्के और हाथी उनसे छीन लिए। और जिनका एक हिस्सा है ना, खुद ले गए इनमें से। और बाकी का जो वीर नारायण के जो चाचा है ना, चंद्र शाह को दे दिया, ठीक है। यानी कि कुछ पार्ट तो खुद ले गए और कुछ उसके चाचा चंद्र शाह को दे दिया। और गढ़कटका के पतन के बाद भी गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा। यानी कि पतन के बाद भी कुछ समय तक चलता रहा ये राज्य। और फिर बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल हो गए, ठीक है। बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके जो संघर्ष थे वो असफल हो गए। और इस प्रकार से गोंड साम्राज्य का क्या हो गया? पतन हो गया, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया? जैसे कि हमने बताया है कि पंजाब में खोखर जनजाति रहती थी, और जो है हिमालय में वो गड्डी रहती थी। कर्नाटक और महाराष्ट्र की कोली बेराद और जो भील है वो पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई थी। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गोंड लोग रहते थे। और ये बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी थे। ऐसे आप सब याद कर लेना, ठीक है। आज सिर्फ हम इतना ही करेंगे और कल हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए, सुनते रहिए, जो कि आपके सीटेट, एचटेट और जीके में बहुत ही महत्वपूर्ण अपना भाग अदा करेगी। तो आप जो मुझे अपनी लाइक और शेयर और सब्सक्राइब से जो आप मुझे प्यार दे रहे हैं, वो प्यार इसी तरह से बनाए रखिए। और आप वीडियो को एक बार 2 बार देखते रहिए। तो फिर हम कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।